हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा है आप स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। इस समय की जो विपरीत स्थिति है हम लोगों के ऊपर, हमें वहाँ भी सावधान रहना है, लेकिन हमारा अध्ययन भी होता रहे। हम बिल्कुल एक वक्त बैठे न रहें, हम अपने कार्य में भी लगे रहें। इसके लिए यह सुविधा विवेकानंद कॉन्वेंट स्कूल के प्रबंध तंत्र द्वारा आप सबके पास पहुंचाया जा रहा है। तो आज हम आपको क्लास 10th यूपी के स्टूडेंट्स आप सबके सामने मैथमेटिक्स लेकर आए हैं। और जैसा कि जो स्टूडेंट्स आप 9th यूपी पास आउट कर चुके हैं, आप ही 10th यूपी में जाएंगे, तो 10th स्टैंडर्ड का जो आपका अध्ययन है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से हो। तो उसमें आज हम आप लोगों को, जैसे आपका सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आपका जो 10th एनसीईआरटी के अंतर्गत यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है वह 4 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग है बीजगणित, अब अलजेब्रा। अब अलजेब्रा के अंतर्गत रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स, 2 चर रैखिक समीकरण, ये सारे चैप्टर्स हैं। एक हो गया आपका अलजेब्रा हो गया, और दूसरा है जो है ये ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इधर जो है ट्रिग्नोमेट्री, कंस्ट्रक्शंस। ये अलग अलग यूनिट्स हैं। तो जैसा कि हम आपको यहाँ अब इतना ये सार संक्षेप इसलिए बता रहे हैं कि हमको हर यूनिट को पढ़ना है। अब हम किस यूनिट को पहले चयन करते हैं, तो हम 9th यूपी में भी जब हम क्लास में रहते थे आप लोगों के सामने, तो याद होगा हम ज्योमेट्री जो पोर्शन है, ज्योमेट्री को बहुतायत क्या है कि उसको स्टूडेंट्स बहुत भागते हैं उससे, और उसको जो है बहुत बाद में पढ़ना चाहते हैं या बहुत बाद में पढ़ाया जाता है, जो भी जैसे हो। लेकिन हम जो है समझते हैं कि थोड़ा सा हम आपको हमेशा जो है प्रोत्साहित किया करते थे कि ज्योमेट्री बहुत ही आसान भी है, बशर्ते सिर्फ आपको कंसंट्रेट होना है। तो चलिए आज हम आपके सामने वीडियो के माध्यम से जो आपका ज्योमेट्री का पोर्शन है उसमें एक चैप्टर है ट्रायंगल, और एक ही चैप्टर है त्रिभुज, ज्योमेट्री पोर्शन से। ये 6 चैप्टर है, लेसन 6 है। आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स होगी, उसमें आप देखेंगे तो ट्रायंगल, त्रिभुज, लेसन 6, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ज्योमेट्री का। और आप यह समझिए कि इसमें कम से कम 7 से 8 नंबर प्रत्येक वर्ष क्वेश्चंस पूछा जाता है, और बच्चे थोड़ा सा उसको हतोत्साहित होकर के इसे छोड़ देते हैं। तो हमने पहले आपको आज यह प्लान बनाया, जैसा कि मैं पहले भी, अगर आप हमारे क्लास में रहा करते होंगे तो आपको पता होगा कि मैं इन सब पोर्शंस को सबसे पहले उठाता था। तो इसीलिए आपके सामने यह लेकर के आया हूं त्रिभुज। तो चलिए अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। चैप्टर का नाम है त्रिभुज। अब थोड़ा सा इसके बेस पर जाए, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको कितना मालूम है। तो पिछली कक्षा में 9th में हमने आपको पढ़ाया था सर्वांगसम त्रिभुज, त्रिभुजों की सर्वांगसमता, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले यह जो बात आई सर्वांगसम आकृतियां, अब एक होता है, अच्छा ठीक है, सर्वांगसम आकृतियां। पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि सर्वांगसम आकृतियां किसे कहते हैं। तो ऐसी आकृतियां, ऐसे फिगर्स जिनका साइज एंड शेप एंड साइज, आमाप, आकार और आमाप समान हो। क्या हो? समान। अब बिल्कुल हम अपने देखिए टॉपिक पर आ गए हैं। सर्वांगसम आकृतियां, सर्वांगसम आकृतियां कौन सी आकृतियां हैं? ऐसी आकृतियां जिनका आकार और आमाप दोनों समान, साइज एंड शेप। अब इसका उदाहरण एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे मैं ये क्लास 9th में आपको बता दिया हूं, लेकिन थोड़ा सा आपके अंदर
एक आइडिया हो जाए, फिर हम अपने जो 10th सिलेबस 10th स्टैंडर्ड की जो बातें हैं वो आपके सामने रखते हैं। तो सर्वांग सम आकृतियां, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल यहाँ मैंने बताया कि जिसका आकार और आमाप समान हो, तो इसका एक जो है बहुत सरल एग्जाम्पल, जैसे हमारी हथेली है और ये भी हमारी हथेली है, तो ये दोनों हथेली आप क्या देख रहे हैं, अगर एक दूसरे पर हम रख देंगे तो बिल्कुल पूरा का पूरा ये ढक लेंगे एक दूसरे को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका आकार और आमाप, आकार का मतलब शेप, आमाप का मतलब साइज। शेप क्या है, हथेली, साइज क्या, दोनों शेप क्या है हथेली की, लेकिन साइज दोनों बराबर है। तो इसलिए ये क्या है, सर्वांग सम आकृतियां। इसके तमाम सारे उदाहरण लिख सकते हैं आप। जैसे 5 रुपए का जो कॉइन है, 5 का जो सिक्का है, दोनों सिक्कों को आप लीजिए, आप देखेंगे बिल्कुल जैसे जितना सिक्का हो उतना सिक्का हो। अगर एक सिक्के को दूसरे सिक्के के ऊपर हम रख देंगे तो पूरा पूरा ये ढक लेगा। तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सर्वांग सम आकृतियां क्या है। अब थोड़ा सा ये पिछली बात है, मैं इसको आपके सामने पुनरावृत्ति इसलिए कर रहा हूं कि आप बिल्कुल बड़े अच्छे से बहुत इत्मीनान से इस चैप्टर को सीख सकते हैं। थोड़ा सा कंसंट्रेट होने की आवश्यकता है और 7 नंबर आपके बिल्कुल कंफर्म है, कहीं नहीं गए, 101%। तो देखिए मैं आपके सामने अब बात करता हूं सर्वांग सम त्रिभुज। सर्वांग सम त्रिभुज क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको याद कराने के लिए। बाकी मैं जानता हूं आप बहुत अच्छे हैं, आप लोग पढ़ते हैं, ये आप जानते होंगे। ऐसे 2 त्रिभुज, मान लीजिए एक त्रिभुज हमारे पास ABC, नेक्स्ट ट्रायंगल DEF। ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग, दिखने में तो लग रहा है कि जैसा ये है, इसका शेप, इसकी साइज एक जैसी है, लेकिन सर्वांग समता का जो प्रतिबंध है कि किसी 2 त्रिभुज को हम सर्वांग सम कब कहेंगे, वो कब कहेंगे जब उनके संगत भुजाएं और संगत कोण। देखिए एक नई बात आ गई, आप ध्यान दीजिएगा, संगत भुजा और संगत कोण, corresponding sides and corresponding angles both are equal। 2 ट्रायंगल है here, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। हमें यह बताना है कि क्या ये दोनों सर्वांग सम है। तो सर्वांग सम की स्थिति में आप पहले देखिए कि संगत भुजाएं कौन कौन सी हैं। तो AB की संगत भुजा क्या होगी, DE। BC की संगत भुजा क्या होगी, EF। और AC की संगत भुजा क्या होगी, DEF। ये संगत भुजाएं हो गई, इसकी संगत ये, इसकी संगत ये, इसकी संगत ये। तो कोई भी 2 त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं जब उनकी संगत भुजाएं बराबर हों और उनके संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल ई, एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल डी, एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल एफ। तो कोई भी 2 त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, या कोई भी 2 आकृतियां, जैसा कि मैंने बताया कोई भी 2 आकृतियां, और भी आकृतियां हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि 2 ही आकृतियां, ऐसी आकृतियां जिनकी साइज और शेप आपस में बराबर हो तो सर्वांग सम है, ठीक है। लेकिन यहाँ हम अपने मूल बिंदु पर आते हैं जो कि हमको सीखना है, तो उसमें त्रिभुजों की बात है। तो इसलिए मैं कह रहा कि कोई भी दिया हुआ 2 त्रिभुज सर्वांग सम कब होगा, जब उसकी संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर, ठीक है। अब थोड़ा सा चलते हैं जो कि आपका क्लास 10th में पढ़ना है, वहां तो कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ा, यहाँ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, समरूप त्रिभुज या समरूप आकृतियां। कोई भी 2 आकृतियां समरूप कब होंगी, मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं, एक ये वृत्त है, ये बड़ा वृत्त। अब आप यहाँ देखिए, शेप ये भी वृत्त का है, शेप ये भी वृत्त का है, लेकिन यह वृत्त छोटा लग रहा है, यह वृत्त बड़ा लग रहा है। इस वृत्त को इस वृत्त के अंदर हम रख सकते हैं। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि उनका आकार तो समान है लेकिन आमाप समान नहीं है। तो ऐसी आकृतियां जिनका आकार समान हो लेकिन आमाप समान न हो, उसको हम क्या कहते हैं, समरूप आकृतियां। तो इसके देखिए ढेर सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि आपको कहा जाए कि किन्हीं 2-4 आकृतियों को बताओ जो कि समरूप हो।
और जो कि आपके सिलेबस में है भी। इन सब को मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आप जब एक्सरसाइज में चलेंगे तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन बड़े ही सरलता से, सुगमता से आप कर लेंगे और हमारे बोलने से पहले आप आंसर बोलेंगे। तो देखिए, दो वृत्त हमेशा आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसी प्रकार दो वर्ग, दो स्क्वायर, मान लीजिए एक स्क्वायर ये है, एक स्क्वायर ये, दो स्क्वायर भी आपस में समरूप होते हैं। अभी हम बताते हैं कि इसका प्रतिबंध क्या है, क्यों समरूप होते हैं। दो आकृति, दो वृत्त आपस में समरूप होते हैं हमेशा, दो वर्ग आपस में समरूप होते हैं ऑलवेज। इसी प्रकार समबाहु त्रिभुज, देखिए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू साइड्स एंड अकॉर्डिंग टू एंगल्स, मैंने क्लास 6 से ही आपको खूब रटवाया था। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू साइड्स, तो कितने साइड के आधार पर कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं, आइसोस्केल ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल को समबाहु त्रिभुज। तो दो समबाहु त्रिभुज, चाहे एक त्रिभुज बड़ा हो एक त्रिभुज छोटा हो, इससे मतलब नहीं, हमको तो आपको यह दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है कि आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। तो दो समबाहु त्रिभुज भी आपस में समरूप होते हैं। देखिए 3 बिंदु है, इसको बहुत ही दिमाग से समझिएगा, अभी इसको आप और अच्छे ढंग से समझ लेंगे। इसमें हमने 3 आकृतियां दिखाया, दो वृत्त आपस में ऑलवेज समरूप होते हैं, दो वर्ग आपस में ऑलवेज समरूप होते हैं, दो त्रिभुज आपस में ऑलवेज समरूप होते हैं, दो समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। चलिए अब देखते हैं कि क्या कोई बहुभुज भी आपस में समरूप होते हैं। बहुभुज का मतलब समझ रहे हैं, पॉलीगन्स, पॉलीगन्स तो त्रिभुज भी है, 3 साइड वाला बहुभुज है, ऐसे 4 साइड वाले को क्या कहेंगे, चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। तो क्या पॉलीगन्स भी आपस में समरूप होते हैं, माने बहुभुज की समरूपता। अगला पॉइंट जो आपको मैंने बताया, बहुभुज की समरूपता। अगर आप इतने इत्मीनान से मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास कॉपी है तो आप इसको नोट भी करते जाइए। बहुभुज की समरूपता, तो दो बहुभुज आपस में समरूप क्या होंगे, मान लीजिए यह एक स्क्वायर है, जानते समझिए आराम से, और ये जो है आपका एक रेक्टेंगल है, क्या है, रेक्टेंगल है। ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं कि मान लीजिए ये साइड 3 सेंटीमीटर है, ये 3 जब स्क्वायर है तो ऑल साइड, और ये मान लीजिए 3 है, ये 3 है, लेकिन यहाँ 3.5 है, यहाँ 3.5 है। क्यों, क्योंकि ये आयत है, ये क्या है, आयत है, और ये क्या है, वर्ग है। तो क्या यह इसके समरूप है, तो सीधी सी बात है, बहुभुज की समरूपता के लिए दो समान भुजाओं वाले बहुभुज, समान भुजा माने अगर ये 4 भुजा है तो भी 4 भुजा है, 5 भुजा भी हो सकते हैं, पंचभुज भी हो सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, सो ऐसे कई बहुभुज हो सकते हैं। लेकिन दो बहुभुज आपस में समरूप कब होंगे, उसका एक प्रतिबंध है। दो बहुभुज आपस में समरूप होते हैं कब, जब उनके संगत कोण आपस में बराबर। देखिए संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल की बात मैंने पहले ही आपको समझा दिया कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है। तो दो बहुभुज आपस में समरूप कब होंगे, जब उनकी संगत कोण आपस में बराबर। तो अगर बेटा ये वर्ग है, स्क्वायर है, तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। यहाँ पर रेक्टेंगल है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो आप ये कहेंगे कि संगत कोण तो आपस में बराबर है। पहला प्रतिबंध क्या है बहुभुज की समरूपता के लिए, संगत कोण बराबर। इसको नोट कर सकते हैं, संगत कोण बराबर, पहला पॉइंट। दूसरा, संगत भुजाएं, संगत भुजाएं समानुपातिक हो, समानुपातिक हो, अर्थात उसमें एक निश्चित रेशियो।
तो संगत भुजाएं देखिए कौन है, जैसे मान लीजिए इसका नाम आप दे दीजिए ए बी सी डी, यहां दे दीजिए ई एफ जी एच। तो ए बी की संगत भुजा कौन होगी, ई एफ होगी ना। तो इसको आप इसका क्या अनुपात हो जाएगा 3/3.5। और ए डी की संगत भुजा क्या होगी ई एच, इसका अनुपात क्या हो जाएगा 3/3। तो देखिए क्या ये बराबर है, संगत भुजाओं का जो अनुपात है बराबर है नहीं है। तो संगत भुजाएं समानुपातिक नहीं है, इसलिए ये दोनों बहुभुज आपस में समरूप नहीं है। कुल मिलाकर के इतना हमने इसलिए आपके सामने रखा कि अब यही ये सब बेस है, इसमें समझने के लिए ये सब चीजों का जानना आपके लिए आवश्यक था। एट लास्ट जो छल करके बात सामने आई, जिसको कि आपको जानना है, तो त्रिभुजों की सर्वांग समता और समरूपता। यहाँ पर हम विशेषकर हमारे चैप्टर का नाम ही त्रिभुज है, त्रिभुज को लेकर के हम तमाम क्वेश्चंस करेंगे इसी से संबंधित। तो आप इतना लास्ट में जो निचोड़ निकला इतना हमारे समझाने का, तो अभिप्राय यह है कि दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम तब होते हैं जब उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण दोनों आपस में बराबर हों। और दो त्रिभुज आपस में, अब यही चीज त्रिभुजों की समरूपता पर भी निर्भर करती है। मान लीजिए एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, ठीक है। तो दो त्रिभुज आपस में समरूप, अब समरूप देखिए कांग्रुएंसी का जो साइन था, जो कांग्रुएंसी का प्रतीक जिसको हम कांग्रुएंट कहते हैं, सर्वांग सम का चिन्ह क्या होता है, ये होता है, ध्यान दीजिएगा। और जो सिमिलरिटी जो समरूपता का है उसका साइन ये होता है। तो दो दिए हुए त्रिभुज समरूप कब होंगे, यही चीज जो बहुभुज के साथ वही त्रिभुज के साथ, क्योंकि त्रिभुज भी तो बहुभुज है। तो दो त्रिभुज आपस में समरूप कब होंगे, जब उनके संगत कोण आपस में बराबर हों, संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाएं समानुपातिक हों। अगर एक है तो ये दो होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका करस्पॉन्डिंग एंगल, इसका करस्पॉन्डिंग साइड यही है। मान लीजिए इसका नाम ए बी सी, यहाँ पर रख दीजिए डी ई एफ। तो यह कोण इस कोण के इक्वल, ये कोण इस कोण के इक्वल, यह कोण इस कोण के इक्वल। तो जो मुख्य रूप से हमको अब 10th यूपी 10th स्टैंडर्ड के ये आपका जो त्रिभुज चैप्टर है, इससे जो रिलेटेड बात है ये मुख्य रूप से ही है कि त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता। तो दो त्रिभुज आपस में समरूप कब होंगे, वही कंडीशंस आप लगाइए, जब संगत कोण माने करस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण बराबर हो। दूसरा, संगत भुजाएं समान पातिक हो। ओके, ये बात है। तो अब इसके बाद और आगे आपको बताएंगे इससे संबंधित जो प्रमेय है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, वो भी अभी समय रहा तो आपको आज प्रूव करके हम दिखाएंगे, बड़े अच्छे ढंग से दिखाएंगे। लेकिन अब इतनी बात जितना मैंने आपके सामने इस चैप्टर के लिए रखा, तो आप अगर लेसन 6 त्रिभुज 6.1 आप खोलिए, ये हमारे पास एनसीईआरटी की बुक है क्लास 10th की, और इसमें चैप्टर त्रिभुज ये है आपका पेज नंबर 135, पेज नंबर 135 आप देखिएगा। और आप ये कहेंगे कि आप डायरेक्ट त्रिभुज ही क्यों पढ़ा रहे हैं, डायरेक्ट ज्यामिति, तो इसके विषय में मैंने आगे ही आपसे बता दिया कि ज्यामिति को बच्चे जो है बहुत जो है उसमें उलझे रहते हैं, परेशान रहते हैं, ज्योमेट्री को बहुत कठिन समझते हैं। लेकिन यह उनकी गलत सोच है, गलत धारणा है। मैं हमेशा बताया करता था कि ज्योमेट्री सबसे आसान है, बशर्ते थोड़ा सा आप कंसेप्ट क्लियर करिए और सिर्फ समझने का प्रयास करिए। देखिए आप 135 पर हम चलते हैं आपके एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 6.1।
एक्सरसाइज 6.1 जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अभी जितनी बातें मैंने आपको बताई तो उसको आप अच्छे तरह से इत्मीनान से समझ रहे होंगे। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए इसमें लिखा हुआ है सभी वृत्त, आगे डॉट डॉट होते हैं, सर्वांगसम होते हैं कि समरूप होते हैं? अभी आपको बताया कि सभी वृत्त आपस में समरूप होते हैं। दूसरा है सभी वर्ग होते हैं, तो क्या होते हैं? सभी वर्ग भी आपस में ऑलवेज, जिसको जान लीजिए, समरूप होते हैं। क्यों समरूप होते हैं मैंने खूब अच्छी तरीके से आपको बता दिया। एक वर्ग छोटा हो, एक वर्ग बड़ा हो, भले ही छोटा और बड़ा हो। अगर वो वर्ग मान लीजिए 4 सेंटीमीटर का है, अगला वर्ग 8 सेंटीमीटर का है, तो उनकी जो संगत भुजाओं में अनुपात है वो बराबर होगा। और आप ये जानते हो ऑलवेज, ऑलरेडी यू नो दैट जो एंगल्स होंगे इसके वर्ग के वो सब 90 डिग्री के होंगे। तो देखिए यहाँ है सभी वर्ग डॉट डॉट होते हैं, तो क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तीसरा है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। बीच में देखिए तो सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, इसको आप भर लेंगे। अगला है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, और दूसरा है उनकी संगत भुजाएं। अब इसमें जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक बराबर है एक समानुपाती है, तो आप क्या बराबर कहाँ लगाएंगे, समानुपाती कहाँ लगाएंगे? भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। अगला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे में है निम्नलिखित युग्मों में से दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। एक है समरूप आकृतियां। तो समरूप आकृतियां क्या हो सकती हैं? समरूप आकृतियां हो सकती हैं दो वर्ग। अरे भाई एक छोटा वर्ग है एक बड़ा वर्ग है, तो दोनों आपस में क्या होंगे? समरूप। ऐसे देयर आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स, मेनी एग्जाम्पल्स, कई उदाहरण हो सकते हैं, आप इसको सोच सकते हैं। लेकिन जैसे कि हाँ समरूप आकृतियां, तो मैंने लिख दिया दो वर्ग। हाँ, और एक और उदाहरण दे दीजिए, तो आप लिख दीजिए दो वृत्त। ठीक है। फिर आगे है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो जो समरूप नहीं है तो भाई ये तो आप कुछ भी कर सकते हैं, एक वर्ग एक वृत्त, एक समद्विबाहु त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज, उदाहरण दे सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है तीसरा, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। 6.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर आपका एक चतुर्भुज बना है, मैं इसको यहाँ पर ट्राई करके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। वैसे आपके बुक्स में है, एनसीईआरटी की जो 10th की बुक है, हमें उम्मीद है सबके पास होगी। आप अपना स्टडी बिल्कुल जारी रखें। और यहाँ पर है PQRS और इसका नामकरण किया गया है ABCD। देखिए ये जब इस तरह से बना हुआ हो तो ये क्या 90 डिग्री को दर्शाता है। और ये जो इसके साइड्स हैं सभी 1.5, 1.5, 1.5, 1.5 और यहाँ पर 3, 3, 3, 3। पूछ रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है कि नहीं। तो ये चतुर्भुज समरूप होगा, कब समरूप होगा? चतुर्भुज का मतलब पॉलीगन्स। अभी बताया ना कि दो बहुभुज आपस में समरूप कब होंगे? जब उनके संगत कोण आपस में बराबर हो। तो देखो बेटा अब यही आप कट गए, फेल हो गया है। देखिए इसका कोण 90 डिग्री है, क्या ये 90 डिग्री लग रहा है? आप कहेंगे नहीं, तो इसके संगत कोण आपस में बराबर नहीं है। दूसरा क्या हमको चेक करना होता है, संगत भुजाएं समानुपातिक हो। तो संगत भुजाएं PQ की संगत क्या होगी? AB। तो यहाँ लिखेंगे 1.5/3, ऐसे सबका अलग अलग लिखेंगे, तो इसका मतलब ये आपका 1/2 हो जाएगा, 1/2। तो हम ये देख रहे हैं कि संगत भुजाएं तो समानुपातिक हैं लेकिन इसके संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए ये दोनों चतुर्भुज आपस में समरूप नहीं है। ओके, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर अच्छे से इत्मीनान से 2 बार 3 बार, अब तो ये ऐसी व्यवस्था है कि क्लास में तो हम एक ही बार बोला करते थे, अब कोई सुन पाए कोई नहीं सुन पाए। अब इसको तो आप वीडियो जो है
फिर से आप उसको चालू करिए, बार बार इसको सुनिए, तो आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। ये आपको देखिए एक एक्सरसाइज खत्म हो गया। अब आगे है त्रिभुजों की समरूपता। तो जो अगला एक्सरसाइज है 6.2, उसको पढ़ने के पहले मैं आज ही आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट एक थियरम, इसी पर एक प्रमेय बना है, उस थियरम को मैं आपके सामने रख रहा हूं। उस थियरम का नाम है एग्जाम में अक्सर ऑलवेज दूसरे साल, हर तीसरे साल या बहुधा हर साल यह प्रमेय आता है, और पूरा 6 नंबर में आता है। ये जो थियरम है पूरा 6 नंबर का होता है, और इसी थियरम पर पूरा ट्रायंगल जो आपके सिलेबस में है, त्रिभुज नाम का चैप्टर, ये जो आपको थियरम में बताने जा रहा हूँ, अगर आप इसको इत्मीनान से अच्छे से समझ लेंगे तो आप इसके 2/3 क्वेश्चन इसी पर निर्भर है। इस प्रमेय का नाम है त्रिभुज की या इसको ऐसे कहिए अनुपातिकता प्रमेय। देखिए ये आपके बुक में दिया हुआ है, ये है, आप इसको अगर देखेंगे सर 3 मिनट, शायद समय भी बिल्कुल निश्चित है। समानुपातिक आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यहाँ पर दिया हुआ है, पेज नंबर 137 पर। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, इसको यूनान के गणितज्ञ थेल्स महोदय ने प्रतिपादित किया था, इसीलिए इसका एक उपनाम उन्हीं के नाम से थेल्स प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। थेल्स प्रमेय वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश में इसको कहते हैं बेसिक प्रपोर्शन थियरम, BPT, बेसिक प्रपोर्शन थियरम। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या है? तो थेल्स महोदय ने यह कहा कि किसी त्रिभुज में, इसकी जो मुख्य प्रतिज्ञा है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, देखिए समांतर का मैंने चिन्ह बना दिया, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। आपको यही प्रूव करना है। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इससे संबंधित ये आपका मुख्य प्रतिज्ञा है, यही आपको सिद्ध करना है। मुख्य देखिए, इसको बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, और तरीके से मैं आपके सामने रखूंगा। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इस प्रमेय को बहुत ही एकदम ऐसे देखते देखते आप इसको सिद्ध कर देंगे। देखिए उन्होंने क्या कहा, किसी त्रिभुज में, मान लीजिए एक त्रिभुज है ABC, किसी त्रिभुज में एक भुजा, तो मान लीजिए BC भुजा के समांतर खींची गई रेखा, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, मान लीजिए यह रेखा क्या है, D और E, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो अब देखिए यही है कॉन्सेप्ट। ABC एक त्रिभुज है, DE BC के समांतर खींची गई रेखा है। आपको प्रूव करना है AD अपॉन, प्रूव दैट
प्रूव दैट AD upon DB इक्वल टू AE upon BC। यही प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हमने थोड़ा सा इस त्रिभुज में कुछ कंस्ट्रक्शन किया। D को E से मिलाया और D को C से मिलाया और EH एक लंब रेखा खींचा। ठीक है, यही है, कुछ नहीं किया। ये कंस्ट्रक्शन वाला है, इसको आप डॉट डॉट भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था जो कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन लाइन रहती है वो हमारी डॉटेड लाइन रहती है। और ये भी मैंने EH एक लंब खींचा, ये कार्य किया। अब देखिए, इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए दो छोटी छोटी बातों को की जानकारी हमको पहले हो जानी चाहिए, जो कि इसमें यूज हो। पहला ये, जो कि आप जानते भी हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। आप समझ रहे होंगे कि हाँ सर ये मैं जानता हूँ, तो उसका यूज भी इसमें होगा। अब त्रिभुज भी अकॉर्डिंग टू एंगल्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू एंगल्स। तो उसी में मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक्यूट ट्रायंगल है, न्यून कोण त्रिभुज, और ये मान लीजिए अधिक कोण त्रिभुज है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो देखो, अब जैसे मान लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस। तो जैसे इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो 1/2 इंटू बेस तो दिखा रहा है। हाइट क्या करेंगे? यहाँ लंब खींच देंगे, तो ये हाइट हो गया, तो न्यून कोण के लिए हो गया। अब यही जब अगर अधिक कोण त्रिभुज है तो इसका परपेंडिकुलर कहाँ खींचेंगे हम? ये खींचेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। पहली चीज ये आवश्यक है इसमें, इसको सिद्ध करने के लिए एक पॉइंट ये, और दूसरा है एक ही आधार और दो समान समांतर रेखाओं के बीच, एक ही आधार और दो समान समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही समय बिल्कुल, अब आज का जो वीडियो था, आज जो जानकारी हमको देनी थी, समय के अभाव में मैं यहीं पर आपको रुक रहा हूँ। और मुझे आशा है कि क्योंकि अभी और टीचर्स हैं और इस तरह का यहाँ क्रम बना हुआ है कि सब कुछ न कुछ क्लास वाइज आपके पास हर सब्जेक्ट का सिलेबस के अनुसार आपको मिलता रहे और आपका अध्ययन बिल्कुल जारी रहे। और मैं ये भी कहूँगा, ठीक है, यहीं पर मैं छोड़ दे रहा हूँ थेल्स थ्योरम। अगले वीडियो में मैं इसको भी आपके सामने रखूंगा। और ये भी कहूँगा कि आप जैसे यह वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को जानकारी होगा रही। जो आपके सहपाठी हैं, अगर उनको जानकारी नहीं है तो आप भी उनको फोन के माध्यम से अगर संभव हो तो सबको कहिए कि सब आपका प्रतिदिन यहाँ ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, उसका आप पूरा लाभ उठाएं। अंत में बस ठीक है, यही कहना है, स्टे होम एंड बी सेफ बट कंटिन्यू योर स्टडी। वी विल meet again in next video. Thank you. पढ़ाई